गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। माय नेम इज जितेंद्र चौधरी। टुडे इज 29th ऑफ जुलाई और आज हम लोग जो 7 टॉपिक्स करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं पर ब्रीफली देख लेते हैं। अगर वुड के बारे में बात करेंगे, ये एक एक्चुअली वुड है, लकड़ी होती है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है इलीगली। स्पेशली इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर इसको प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसके बारे में बात करेंगे आज थोड़ा सा, क्योंकि साइट्स ने कुछ रिलैक्सेशन इंडिया को यहाँ पे दिया है। साइट्स क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से तो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एरियल मून, तो यूरेनस का एक मून है एरियल मून, जहां पे फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो साइंस एंड टेक वाले सेक्शन से हम इसको कर सकते हैं। मुद्रा लोन वैसे हम लोगों ने लास्ट वीक भी कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानेंगे। मुद्रा लोन क्या होता है, इस बजट में मुद्रा लोन के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इथेनॉल ब्लेंडिंग, ये बहुत पुराना सा टॉपिक है, हमेशा आता रहता है एग्जाम में, मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी इनडायरेक्टली, और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन जो है आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। उसके अलावा गोलन हाइट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस या ज्योग्राफी वाले सेक्शन से कभी कभी ना कुछ प्लेसेस न्यूज़ में आ जाते हैं कि ये पर्टिकुलर प्लेस जो है न्यूज़ में था, कोई रीजन न्यूज़ में था, कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में थी। वैसे सवाल यहाँ से आ सकता है। यूपीएससी में ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि मिडल ईस्ट जो रीजन है वो हमेशा न्यूज़ में रहता है और इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। उसके अलावा डार्क ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमें ये पता था कि जो फोटोसिंथेसिस है उसी से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, लेकिन साइंटिस्ट ये जान के शौक रह गए कि डीप ओशन के अंदर विदाउट फोटोसिंथेसिस भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, जिसे डार्क ऑक्सीजन कहा जाता है। उसके बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक वेपन सिस्टम है, विंड डेमन कहते हैं इसको, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। 1 मिनट का टॉपिक है, ज़्यादा इसमें कुछ करने लायक है नहीं। चलिए तो सीधा करते हैं काम की बात और बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे, अगरवुड। पहले आपको मैं इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। तो ये देखिए ऐसा नज़र आता है भाई अगरवुड, ठीक है। ये लकड़ी होती है बेसिकली। तो इसके बीच में अगर आप देखोगे ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है इसे हार्टवुड कहते हैं। बेसिकली एक पेड़ का हार्ट होता है ये, लेकिन ये डेड होता है। तो जैसे जैसे पेड़ बहुत पुराना होता रहता है, उसके बीच वाले जो सेल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, बहुत हार्ड हो जाता है, और इसमें से बड़ा यूनिक सी प्रॉपर्टीज बेसिकली निकलती हैं। तो ये अगरवुड का पिक्चर आपने देख लिया। अब बात करते हैं कि है क्या ये। देखिए साइट्स, इंडिया से ना अगरवुड का एक्सपोर्ट होता है, स्पेशली आसाम, मणिपुर वगैरह कुछ स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा अगरवुड प्रोड्यूस होता है। जंगलों में भी होता है, लोग अपने आप भी करते हैं, ठीक है, इसकी फार्मिंग भी होती है। लेकिन समस्या ये थी ना कि अगरवुड को लेके ना इंडिया का कोटा फिक्स नहीं था पहले। तो साइट्स ने काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी अगरवुड के एक्सपोर्ट के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स को बेनिफिट नहीं मिल पाता था। लेकिन अभी अगरवुड के एक्सपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा आसान कर दिया है साइट्स ने, तो अब हमारे फार्मर्स इसको ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा ये न्यूज़ में था, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताना था। तो कुछ नया एक्सपोर्ट कोटा है। कोटा कितना है उतना याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगरवुड की जो लकड़ी होती है वो भी एक्सपोर्ट होती है, इसके अंदर से जो ऑयल निकलता है वो भी एक्सपोर्ट होता है। तो कुछ कोटा इन्होंने फिक्स किया है, ये आपको जानना नहीं है कितना कोटा फिक्स किया है। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं अगरवुड की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगरवुड है क्या? अगरवुड का इसका जो ऑफिशियल नेम होता है वो थोड़ा ये रहता है, इज अ फ्रेगमेंट डार्क रेजिनस वुड। रेजिनस वुड का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर से ऑयल आप निकाल सकते हो, रेजिन्स निकाल सकते हो, इसको पीस के क्रश करके ऑयल भी निकाल सकते हो। कई बार इसको क्रश करके इसका पाउडर भी बनाया जाता है, अलग अलग तरीके से इसको यूज किया जाता है। इट इज फॉर्म्ड इन द हार्टवुड। हार्टवुड मैंने आपको बताया जो लकड़ी होती है उसके जो बीच वाला हिस्सा होता है, यूजली जो डेड होता है, ये एक ट्री की ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जो ओल्ड ट्री होते हैं ना वहां पे ये प्रोड्यूस होता है, तो उसके अंदर बेसिकली प्रोड्यूस होता है। इसको कुछ लोग ना आउड, जिंको, गहारू, अलोइज वुड अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये भी थोड़ा आपने याद रखना है। कई बार यूपीएससी मोस्ट पॉपुलर नाम आपको नहीं बताता है, जो लेस पॉपुलर नेम होते हैं उनसे सवाल पूछ लेता है, तो ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है इसको। प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम अगरवुड, जैसे हमारा सैंडलवुड होता है ना, जो चंदन की लकड़ी होती है बेसिकली, उससे कितने सारे यूज होते हैं। उसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी थोड़े समय पहले, पुष्पा, पूरा दिखाया था वो कैसे एक्सपोर्ट होता है, कौन सी कंट्री में जाता है, क्यों पॉपुलर होता है वो। उसी कॉन्टेक्स्ट में जो अगरवुड है इसके भी बहुत सारे यूज होते हैं। परफ्यूम इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है इसका जो ऑयल होता है, क्योंकि खुशबू आती है उसमें से, ठीक है। इंसेस एंड द एरोमेटिक चिप्स, मतलब जो अगरबत्ती टाइप की होती है ना, वो सब यहाँ से बनाया जाता है। ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाई जाती हैं, ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, रिलीजियस और सेरेमोनियल आइटम्स के इसको यूज किया जाता है।
वर्शिप वगैरह करने के लिए। चंदन की लकड़ी का जैसे लोग तिलक लगाते हैं, वैसे ही अगरवुड की लकड़ी भी बहुत सा बार रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व की जाती है। देखिए जो साइट्स होते हैं ना, साइट्स के अंदर अलग अलग अपेंडिक्स होते हैं। ये थोड़ा दिखा देता हूँ पहले मैं साइट्स, फिर ऊपर जाऊंगा। साइट्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स लाइक एन एनजीओ, ठीक है, एक एनजीओ होता है। देखिए इसका नाम से आप समझ जाओगे, साइट्स का पूरा नाम होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि दुनिया भर में जो एंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर कंट्रोल करता है, ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ये इसका बेसिकली काम होता है, और इंडिया इसका पार्ट है बेसिकली, ठीक है। तो अभी 184 कंट्रीज इसका पार्ट हैं, इंडिया भी इसका पार्ट है ऑब्वियसली। तो इंडिया में ऐसी स्पीसीज जो एंडेंजर्ड हैं उनके एक्सपोर्ट को ये कंट्रोल करता है। मतलब देखिए वैसे कोई हार्डली ऐसा कंट्रोल तो नहीं करता है, बट फिर भी ये कंट्रीज के ऊपर प्रेशर बन जाता है कि आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। जैसे सैंडलवुड हो गया, अगरवुड हो गया, तो ये एक कोटा फिक्स कर देता है कि भाई इस कंट्री से इतना ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हालांकि जो स्मगलिंग होती है, ब्लैक मार्केट होती है, वहाँ तो एक्सपोर्ट होता ही था पहले से, लेकिन लीगल तौर पे नहीं होता था, इलीगल तरीके से होता था। तो क्या होता है ना, इस साइट्स के अंदर अलग अलग अपेंडिक्स होते हैं। जैसे अपेंडिक्स 1 के अंदर जो भी स्पीसीज होते हैं वो हाईली थ्रेटेंड होते हैं। वो ऐसे स्पीसीज होते हैं अगर आपने उनका बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दिया तो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो इनका तो आप समझ लीजिए एक्सपोर्ट पूरी तरह से बैन होता है, कंप्लीट बैन होता है। फिर आते हैं अपेंडिक्स 2 वाले, ये एक्सटिंक्शन के आसपास तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इनको प्रोटेक्ट किया जाना बहुत जरूरी होता है। फिर आते हैं अपेंडिक्स 3 वाले। अपेंडिक्स 3 वाले बेसिकली वो वाले होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर नेटिव होते हैं, और एक कंट्री के अंदर उनको एटलीस्ट प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे सैंडलवुड है, सैंडलवुड इंडिया में ही पाया जाता है, तो इसीलिए उसको प्रोटेक्ट किया जाना इंडिया में एटलीस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस तरह से जो है ये अपेंडिक्स यहाँ पे बनाए गए हैं। और अभी क्या हुआ, एडिशन एंड द रिमूवल फ्रॉम द अपेंडिक्स 2, उस कॉन्टेक्स्ट में आपने याद रखना अपेंडिक्स क्या होता है, भी आपको समझ में आ गया। 1995 में अगरवुड को अपेंडिक्स 2 में रखा गया था। मतलब ये बहुत ज्यादा हाईली बैन तो नहीं था, लेकिन फिर भी आप इसको लिमिटेड रूप से एक्सपोर्ट कर सकते थे, ताकि इसका ओवर एक्सप्लोटेशन ना हो। इसमें दिक्कत ये थी कि हमारे फार्मर्स जो कि अगरवुड की खेती बाड़ी करते थे उनको दिक्कत होती थी, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे, थोड़ा सा कर पाते थे, ज़्यादा नहीं कर पाते थे। तो जिसकी वजह से वो काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे कि साहब ये जो एक्सपोर्ट के रूल्स हम लोगों ने बना रखे हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आप इसको थोड़ा सा लीनियंट कीजिए, कम कीजिए। उस कॉन्टेक्स्ट में अभी इसको यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बस आप इसको याद रखना है। प्रेजेंट स्टेटस क्या है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ अगरवुड आफ्टर वियतनाम एंड इंडोनेशिया। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्पेशली ये ज़्यादा होता है, असम, मणिपुर, नागालैंड वगैरह वहाँ पे इसको किया जाता है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अपना एरियल मून, ठीक है। तो यूरेनस जो प्लेनेट है, यूरेनस के पास टोटल 28 प्लैनेट्स होते हैं। यूरेनस जो प्लेनेट है इसके पास 28 सैटेलाइट्स होते हैं। हमारे पास तो एक ही है ना, हमारा तो एक ही मून है, इसके पास 28 मून्स होते हैं जो इसके सैटेलाइट होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट होते हैं। उनमें से एक होता है एरियल। अभी एक डिस्कवरी की गई जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा, और यह पाया गया कि इस मून के ऊपर, जो एरियल मून है यूरेनस का, इसके ऊपर फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है बहुत ज्यादा। वो क्यों पाई जाती है उसकी थ्योरी के ऊपर तभी खैर काम चल रहा है, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वहां पे फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। देखिए फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड पाने के कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अभी जो रीजन समझ में आया वो ये है कि शायद इस मून के सरफेस के नीचे एक बहुत बड़ा ओशन हो सकता है, वहां से ये CO2 रिलीज होती होगी, फिर वो सरफेस पे आती होगी। जैसे ही वो सरफेस पे आती है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो वो फ्रीज हो जाती है, नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज होती होगी। ऐसी अभी एक रिसेंट थ्योरी सामने आई है। तो एक तो आपने थोड़ा सा याद रखना है कि सब सरफेस ओशन होने के चांसेस वहां पे बढ़ गए हैं। फिर थोड़ा सा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको थोड़ा सा एरियल के बारे में पता होना चाहिए। एरियल के टोटली यूरेनस के टोटल 28 मून्स हैं, जिनमें से 12वें नंबर का जो है वो एरियल होता है। 1851 के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था भाई विलियम लेसन। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होती है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, अगर रट्टा मार सकते हो तो मार लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 4th लार्जेस्ट मून होता है यूरेनस का, और यहाँ पे जो है आपको आइस और रॉक्स दोनों जो है वो बराबर मात्रा में मिलती हैं। 1986 के अंदर जो वॉयेजर 2 था, नासा ने जो भेजा था, वो
अभी तक का सिर्फ एकमात्र ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसने इसको विजिट किया था, और ये यूरेनस का ब्राइटेस्ट मून इसको हम लोग बोलते हैं। यूरेनस के बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। यूरेनस को आइस जाइंट भी कहा जाता है। भाई सीधी सी बात है, आप सन से जितना दूर जाओगे तो आपके वहाँ उस पर टेम्परेचर कम ही होता है ना, तो यूरेनस तो बहुत दूर है, राइट। तो इसलिए वहाँ पे आइस आपको देखने को मिलती है, इसलिए इसको आइस जाइंट भी कहते हैं। यहाँ पे वाटर, अमोनिया और मीथेन आपको देखने को मिलता है। ये जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, वाटर ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रोजन फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, आइस की फॉर्म में होता है। जुपिटर और सैटर्न के बाद जो है वो थर्ड लार्जेस्ट है। अपने एक्सिस पे 98 डिग्री टिल्ट है। जैसे अर्थ हमारी 28.5 डिग्री टिल्ट होती है, ऐसे ही 98 डिग्री टिल्ट होता है। ब्लू ग्रीन थोड़ा सा कलर इसका नजर आता है, क्योंकि यहाँ पे मीथेन की एब्जॉर्प्शन काफी ज्यादा होती है, उसकी वजह से इसका कलर थोड़ा सा नजर आता है। 1781 में इसको डिस्कवर किया गया था। इतना थोड़ा इन्फॉर्मेशन, ज्यादा नहीं। हालांकि अगर ये ना भी पढ़ो तो भी चलेगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो यूरेनस के बारे में स्पेसिफिकली आपसे कुछ पूछेंगे, बट येस इसके मून के बारे में पूछ सकते हैं, बिकॉज दैट वाज अ वेरी ग्रेट डिस्कवरी इन टर्म्स ऑफ स्पेस। चलिए, मुद्रा लोन पहले से मैं करवा चुका हूं लास्ट वीक, तो आज बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, बट फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं मुद्रा लोन है क्या। मुद्रा लोन को बेसिकली हम लोग ने 2015 के अंदर शुरू किया था, और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, एक इंडिविजुअल पर्सन को, जैसे मान लो मुझे लोन चाहिए, तो मुद्रा लोन मुझे डायरेक्ट नहीं मिलेगा। मुझे जो लोन मिलता है वो बैंक से मिलता है, एनबीएफसी से मिलता है, एमएफआई से मिलता है। एमएफआई मतलब माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलता है। तो मुझे डायरेक्ट लोन नहीं मिलेगा। ये जो मुद्रा लोन है ये मिलता है इन इंस्टीट्यूशंस को। ये इंस्टीट्यूशन बाद में उसे इंडिविजुअल्स को देते हैं। इंडिविजुअल्स को देते हैं, छोटे जो बिजनेस होते हैं, ठीक है, जो कि नॉन कॉर्पोरेट कल्चर टाइप के होते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, उनको दिया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। ये कोई ऐसा बैंक नहीं है कि आप सीधा जाके अप्रोच कर लोगे आप मुद्रा लोन लेने के लिए इंडिविजुअली। नो, इंडिविजुअली ये जैसे मान लो यहाँ पे मुद्रा लोन है, और यहाँ पे है आपका मान लो आरआरबी है, क्योंकि मुद्रा लोन से आरआरबी को भी लोन मिल जाता है, एनबीएफसी को भी मिलता है, लेट्स से, और यहाँ पे आप हो, ठीक है। तो ये बेसिकली नाबार्ड जैसा है। आप डायरेक्टली नाबार्ड से लोन नहीं लेते हो, लेकिन नाबार्ड उन इंस्टीट्यूशंस को रीफाइनेंस करता है जो कि आगे फर्दर लोन देते हैं। तो ये जो मुद्रा लोन है ये इनको रीफाइनेंस करता है, ये बाद में आपको लोन देते हैं। ये आपने ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो ये मुद्रा बैंक कोई ऐसा इंडिविजुअल बैंक नहीं है, बेसिकली वो उनको बैंक, ये मुद्रा लोन का जो बैंक होता है मुद्रा बैंक, ये इनको लोन देता है, ये फर्दर आपको देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा अपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ शायद कभी कभी मिस आउट हो जाती है। और इसका हेड ऑफिस मुंबई में है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये काम करता है। मुद्रा लोन के अंदर हम लोगों ने 3 कैटेगरी बना रखी है लोन के लिए। पहली होती है शिशु, जिसमें आपको सिर्फ 50,000 तक का लोन मिल सकता है। फिर होता है आपका किशोर, 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का। फिर होता है तरुण, 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का। अभी इस लेटेस्ट बजट में इसको चेंज कर दिया गया है, इस 10 लाख को 20 लाख रुपए कर दिया गया है। अभी आपको तरुण के अंदर 20 लाख रुपए तक का, बाकी दोनों में कोई चेंज नहीं है, ध्यान रखना है, सिर्फ इसके अंदर चेंज है 20 लाख रुपीज का, ठीक है। तो जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, ट्रेडिंग यूनिट्स होती हैं, वो यहाँ से बेसिकली लोन ले सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से इसका थोड़ा सा कम होता है। आरबीआई एक ने अपर लिमिट लगा रखी है कि भैया इससे ऊपर आप नहीं जाओगे इंटरेस्ट रेट में, उसे कम में आप दे सकते हो तो आप दे दीजिए, ठीक है। तो वो इस तरह से रहता है। एक यहाँ पे उद्यम मित्रा पोर्टल भी होता है, आप इसके ऊपर जाके ऑनलाइन लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। चलो, इथेनॉल ब्लेंडिंग। देखिए, इथेनॉल के बारे में थोड़ा सा पहले आपको पता होना चाहिए क्या है इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल को बोला जाता है इथाइल अल्कोहल, जो कि शराब वगैरह बनती है ना, यहाँ ये उसके अंदर वही होता है, बेसिकली यूज होता है दारू के अंदर, शराब के अंदर। ये वोलेटाइल होता है, फ्लेमेबल होता है और कलरलेस होता है। बहुत ज्यादा मतलब इसके अंदर आग वाग पकड़ लेता है ये। अरे पेट्रोल जैसा ही होता है बेसिकली, तो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी डेंस होती है इसके अंदर, ठीक है। इसको जब आप बर्न करते हो तो बहुत एनर्जी निकलता है, जो समथिंग लाइक पेट्रोल। इसीलिए इसको पेट्रोल के साथ आप मिक्स कर सकते हो, इसी को इथेनॉल ब्लेंडिंग बोलते हैं। अब ये इथेनॉल निकलता कहां से है? हमारे जो बायो वेस्ट होता है, या फिर जो हमारा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है, जैसे शुगर केन, कॉर्न, मेज, वहां से निकलता है, ठीक है। शुगर केन से सबसे ज्यादा आसान होता है इथेनॉल को बनाना, इसीलिए इंडिया में जो शुगर मिल होती थी वहां से बहुत सारा इथेनॉल बनाया जाता था। अब सरकार
काफी लंबे समय से इथेनॉल को ब्लेंडिंग करने की बात कर रही है पेट्रोल के अंदर, हमारे डीजल के अंदर, राइट। उससे ये हुआ कि शुगर केन से लोग इथेनॉल प्रोड्यूस करने लगे, क्योंकि सरकार डायरेक्ट इथेनॉल को परचेज करने लगी। इससे इंडिया में समस्या ये हुई, जो चीनी होती है, शुगर, उसका प्राइस इंक्रीज हो गया, क्योंकि किसान अपने शुगर केन को इथेनॉल प्रोडक्शन करने में यूज करने लगे, ऐसी कंपनीज को बेचने लगे जो इथेनॉल प्रोड्यूस करती हैं रादर देन शुगर। अब ये तो दिक्कत हो गई, एक तरफ इथेनॉल ब्लेंडिंग भी करनी है, दूसरी तरफ चीनी के प्राइस को भी कम कम रखना है। तो सरकार के सामने यह समस्या थी कि भाई हमें इथेनॉल तो चाहिए, लेकिन शुगर केन से नहीं, क्योंकि शुगर केन से तो चीनी बनती है ना, जो कि हमारे बहुत एसेंशियल पार्ट होता है हमारी फूड का। सो सरकार काफी समय से कोशिश कर रही थी कि इसका कुछ ऑल्टरनेटिव निकालें, और पिछले 2 साल में तो सरकार ने एक्चुअली शुगर केन से जो इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर लिमिट भी लगा दिया था, और बीच में इसको बैन भी कर दिया था। तो अब यह हुआ कि जो मेज होती है, मक्का जो होता है, उससे हम लोग इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि शुगर केन तो वाटर इंटेंसिव होता है ना, बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है उसके अंदर। तो शुगर केन से अगर आप ज़्यादा इथेनॉल बनाओगे तो पानी की कमी हो जाती है। इंडिया में तो वैसे ही पानी की स्कार्सिटी रहती है। तो कॉर्न एक दूसरी क्रॉप है। तो अभी 2023-24 के अंदर हमें ये पाया गया है रिसेंट स्टडी के अंदर, तो इंडिया में जो 50% से ज़्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस होती है वो शुगर केन से नहीं, बल्कि मेज या डैमेज फूड ग्रेन से होती है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि शुगर केन का यूज़ हम लोग चीनी बनाने में करेंगे, इनका यूज़ हम लोग इथेनॉल बनाने में करेंगे। तो अभी तो जो 99% प्योर इथेनॉल होता है उसको आप पेट्रोल के साथ मिक्स कर सकते हो। अभी हम लोग 10% के आसपास कर रहे हैं, पूरे इंडिया में नहीं कर रहे हैं, कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ होती हैं वहीं पे कर रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट है कि भाई 2025 तक, ये हमारा टारगेट है कि 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग हम लोग करेंगे पूरे इंडिया में। ये हमारा टारगेट है। अब पता नहीं ये टारगेट हम लोग अचीव कर पाएंगे कि नहीं। स्टार्टिंग में इसको जो 15 सिटीज़ हैं बड़ी बड़ी, दिल्ली बेंगलुरु जैसी, वहाँ पे इसको यूज़ करेंगे, और फिर बाद में इसको पूरे इंडिया में हम लोग करेंगे। ठीक है, वो बेसिकली एक पूरा न्यूज़ था जो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अब बड़ी अच्छी बात है भाई, क्योंकि देखिए पेट्रोल वगैरह तो क्या है ना, हम लोग इम्पोर्ट ही करते हैं, राइट, दूसरी कंट्री से, जिसके ऊपर इंडिया में ऑलरेडी हमारा बर्डन बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वगैरह भी हो सकता है। तो इससे एक तो बेनिफिट ये होगा कि जब हम लोग इथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे इंडिया में ही, तो हमारा जो इम्पोर्ट का जो बिल था वो कम हो जाएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इथेनॉल प्रोड्यूस करने से ग्रीन हाउस गैसेस भी कम निकलती हैं। तो हमारा जो टारगेट है जो हम लोगों ने पेरिस अग्रीमेंट में किया था, उसको अचीव करना भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, इसको हम लोग करेंगे, और ये इंडिया में ही अवेलेबल है, बड़ी अच्छी बात है ना। तो वो हम लोग कर सकते हैं। हालांकि हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो तो ये कह रहे हैं भाई 2030 तक मैं इंडिया से बिल्कुल पेट्रोल डीजल को ख़त्म कर दूंगा, सब गाड़ियाँ इथेनॉल पे, हाइड्रोजन पे ही चला करेंगी। हालांकि ये इसमें कोई खास सच्चाई नहीं है, बट चलो फिर भी ठीक। गोलन हाइट्स की बात कर लेते हैं, दिखा देता हूँ आपको गोलन हाइट्स क्या है। देखिए 1967 में एक वॉर हुआ था जिसे 6 डे वॉर कहा जाता है। इसमें एक तरफ इसराइल था, दूसरी तरफ लेबनान, जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया, ये सब कंट्रीज थी। इसमें इसराइल जो है वो विनर हुआ था। और इस 6 डे वॉर में क्या हुआ, इसराइल ने कई एरियाज के ऊपर कैप्चर कर लिया। जैसे यहाँ पे एक जगह है गोलन हाइट्स, ये सीरिया का पार्ट हुआ करती थी, लेकिन 1967 में इसको कैप्चर कर लिया गया बाय इसराइल, और ये आज तक इसराइल के कंट्रोल में है। इंटरनेशनली जो गोलन हाइट है वो आज भी सीरिया का पार्ट माना जाता है, लेकिन इसराइल इसको छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पड़ता है सी ऑफ गैलिली, और यहाँ पे एक रिवर भी है, याकुता रिवर, जिसका जो फ्रेश वाटर होता है वो इसराइल यूज करता है, और ये काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे भी बेस्ड है। तो गोलन हाइट्स को कंट्रोल करने के चक्कर में इसराइल जो इस पूरे एरिया के ऊपर नजर रखता है। और अभी क्या चल रहा है, अभी हमास के साथ जो इश्यूज चल रहे हैं, और आपके बताता चलो, लेबनान के अंदर एक ग्रुप होता है हेजबुल्ला। ठीक है, एक ग्रुप है हेजबुल्ला, जो कि इसराइल उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, और कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, अमेरिका, ब्रिटेन भी उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलता है हिजबुल्ला को। तो क्योंकि इसराइल का हमास के साथ इश्यूज चल रहे हैं, तो हिजबुल्ला जो है वो हमास को सपोर्ट करता है ऑब्वियसली। तो हिजबुल्ला ने अभी गोलन हाइट्स के ऊपर कुछ रॉकेट्स छोड़ दिए, और गोलन हाइट्स इसराइल के कंट्रोल में है, तो यहाँ पे अच्छी खासी इसराइली पॉपुलेशन रहती है। अब जब हिजबुल्ला ने इसराइल के ऊपर रॉकेट छोड़े, तो यहाँ पे कुछ बच्चों की भी डेथ हो गई है, 11-12 बच्चों की यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। उस वजह से ये गोलन हाइट थोड़ा सा न्यूज़ में है। तो गोलन हाइट से मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत आसान से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पहले भी यहाँ से सवाल आ चुका है। सिंपली आपसे पूछेगा गोलन हाइट वॉज रिसेंटली न्यूज़, इट इज़
रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, तो आपका ऐसा सवाल पूछ सकता है। या फिर ऐसा पूछ सकता है भैया गोलन हाइट्स के वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है, साउथ में कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, समथिंग लाइक दैट। वैसे सिंपल से सवाल आपसे पूछता है। तो हल्की सी इसके पीछे की जो कहानी है वो थोड़ा सा याद रखो, थोड़ा सा इसका लोकेशन याद रखो अपने मैप के हिसाब से, आसान सा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो 10-11 बच्चों की वहाँ पर डेथ होगी जैसे कि मैंने आपको बताया। अब देखिए जरा, अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं ज्योग्राफिकली। ये एक बैलिस्टिक प्लेटू है, बेसोल्टिक प्लेटू है। बेसोल्टिक प्लेटू का मतलब ये हुआ कि इसका वोल्केनिक ओरिजिन है, पास्ट में मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वोल्केनिक ओरिजिन से बना था। जो यारमुक रिवर है वो इसके साउथ में चलती है। देखिए हालांकि इतनी जरूरत नहीं है आपको, बट ये यहाँ पे चलती है यारमुक रिवर, ठीक है। ये इस रिवर का वाटर ही इजराइल यूज करता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये यारमुक रिवर है। सी ऑफ गैलीली एंड हुला वैली इसके वेस्ट में पड़ती है, आप क्लियरली देख सकते हैं। ये है आपका सी ऑफ गैलीली, ठीक है, और यहाँ पे वो वैली पड़ती है जिसके बारे में बात हो रही है, इसके वेस्ट में पड़ती है। उसके अलावा यहाँ पे माउंट हरमन है और वादी राकत है ईस्ट के अंदर। तो ये तो रहा माउंट हरमन जो कि नॉर्थ में है, और यहाँ पे पड़ता है आपका राकत, ठीक है, वैली जो थोड़ा सा आपके ईस्ट में पड़ती है। तो बस ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपने देखनी है। इंटरनेशनली मैंने आपको बता ही दिया है। प्रैक्टिकली गोलन हाइट इजराइल के कंट्रोल में है, लेकिन इंटरनेशनली आज भी इसको सीरिया का ही पार्ट माना जाता है। ये आपने याद रखना है थोड़ा सा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े। डार्क ऑक्सीजन, ठीक है। अभी तक तो यही माना जा रहा था कि ये जो फोटोसिंथेसिस होती है उसी से ऑक्सीजन पैदा होती है, राइट। ओशन वर्ल्ड में 50% से ज्यादा ऑक्सीजन ओशन से पैदा होती है। तो ऑक्सीजन के लिए क्या रहता है, हमारे जो ओशन के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ठीक है, जो अलगे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ये जान के बड़ा शौक में चले गए कि भाई जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं ये भी ऑक्सीजन पैदा करते हैं। तो जब अर्थ के ऊपर लाइफ की शुरुआत हुई थी तो ऐसा माना जाता था कि उसके लिए ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल थी, और जब वेजिटेशन आया तो उससे ऑक्सीजन बढ़ा। लेकिन अभी ये हमारी हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह से चेंज कर देगा। हम लोग ऐसा मानते थे पहले कि ओशन के अंदर कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया टाइप के थे जिनसे ऑक्सीजन पैदा होती थी, वहीं से जीवन की शुरुआत हुई, वहीं से ऑक्सीजन की शुरुआत हुई। लेकिन अभी ये बदल जाएगा। जो मेटालिक नोड्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, H2O को ब्रेक कर देते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, यहां से भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। अभी इसके ऊपर कुछ साल डेफिनेटली स्टडी चलेगा, लेकिन ये अपने आप में बहुत शॉकिंग है दैट विदाउट फोटोसिंथेसिस, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो सकती है। ये सरफेस पे नहीं हो रही है, 4000 मीटर नीचे डीप ओशियंस के अंदर हो रही है, इसलिए इसको डार्क ऑक्सीजन का नाम दिया गया है। तो जो हमारी अब तक की अंडरस्टैंडिंग थी कि अलगे, बैक्टीरिया, प्लांट्स, प्लैंक्टन्स वो पैदा करते हैं ऑक्सीजन को, तो वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। अब लेट्स सी आगे 2-4 साल में इसके ऊपर और रिसर्च होगा, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा ये स्टडी आगे कैसे जाती है। बट यस, ये भी एक चीज़ है। विंड डीमन, ज़्यादा इसमें के बारे में कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका नाम याद रखना है और ये है क्या, बस। अभी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने एक वहाँ पे शो चलता है इजराइल के अंदर, जहाँ पे इजराइल बताता है भाई अपनी फ्यूचर टेक्नोलॉजी हम लोग क्या लेके आएंगे। तो वहाँ पे बेसिकली इजराइल ने एक एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल को अनाउंस किया है जिसका नाम है विंड डीमन। बस ये याद रखना है, एग्जाम से आपसे पूछेगा विंड डीमन वाज रिसेंटली न्यूज, व्हाट इट इज। इट इज अ एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल। ध्यान देना है, बैलिस्टिक नहीं है, क्रूज मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल इस तरह से चलती हैं, क्रूज मिसाइल इस तरह से चलती है, ठीक है। और ये गाइडेड मिसाइल रहने वाली है, मतलब इसको पूरे थ्रू आउट द पाथ इसको लेजर के द्वारा, प्रोग्रामिंग के द्वारा गाइड किया जाता है। इसी वजह से इसका जो टारगेट है उसकी एक्यूरेसी बड़ी जबरदस्त होती है। अभी तो बनाएंगे, ठीक है, प्रोटोकॉल जो प्रोटोटाइप वगैरह वो तैयार हो चुका है, अभी बनाएंगे, लाइट वेट रहने वाली है। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो हमारा इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है बेसिकली इसका, ठीक है। आप इसको रात को भी यूज़ कर सकते हो, दिन में भी करिए, लाइट वेट होती है, नॉट आवर कंसर्न मच। बट ये टर्म आपने याद रखनी है, विंड डीमन क्या है। आपसे 4-5 ऑप्शन देगा कि विंड डीमन क्या है, उसमें से आपने एक पिक करना है। इट इज इजराइल्स लाइट वेट क्रूज
एयर टू सरफेस मिसाइल, वो आपका सही आंसर होगा। प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, दिखने में बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आपने किया होगा तो बहुत आसानी से आप 2 नंबर फ्री के ले सकते हो। इस तरह से आपको करना रहता है। ठीक है जी, चलो आई थिंक आज के हम लोगों ने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। यस, सभी टॉपिक कवर हो गए, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।